Good morning student, welcome back your business study class. So student, as you know our topic is going on capital structure. Capital structure यानी decisions of capital structure, influence of decision of capital structure. तो कल हमने कुछ आई थिंक सो 8 फैक्टर्स पढ़े थे कि जो जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमारा क्या था, कैश फ्लो पोजीशन. तो मैंने आपको बताया था अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन में हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास इनफ कैश है तो हम क्या करेंगे, डेब्ट को प्रेफर करेंगे कंपैरेटिवली इक्विटी के. ठीक है. उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो था ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई लेवल का है तो इस कंडीशन में डेब्ट लेना कंपनी के लिए फ्रूटफुल होगा. कंपैरेटिवली अगर ICR कम है तो हमें जो डेब्ट है वो नहीं लेना चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आएगा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR. DSCR भी क्या प्रूव करता है, इफ द DSCR इज इन हाई, if the DSCR is in high and can have more debt in capital structure. अगर वो ज़्यादा है तो हमें डेब्ट ले लेना चाहिए. मोर डेब्ट हमारी कंपनी के लिए इजी है. बट अगर वो DSCR कम है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लोन को प्रेफर नहीं करना चाहिए. देन वी प्रेफर द इक्विटी ओनली. ओके. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, सुन लीजिए इसे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा ROI ज्यादा है, ROI इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस कंडीशन में डेब्ट लेना कंपनी के लिए फ्रूटफुल है. बट अगर ROI कम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट हमारा ज्यादा हो रहा है तो हम कैपिटल को इक्विटी को प्रेफर करेंगे, हम डेब्ट को प्रेफर नहीं करेंगे. ठीक है. उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेब्ट. अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट बहुत ज़्यादा है यानी लोन लेने में हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है तो हमारे लिए डेब्ट यूजफुल नहीं है, तब हम इक्विटी को प्रेफर करेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. जिस तरीके से हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट है उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. अगर इक्विटी को लेते समय मुझे बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ रहे, मेरा EPS जो है वो कम हो रहा है. ठीक है. डेब्ट लेने से मेरा EPS इंक्रीज हो रहा है तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है. EPS इंक्रीज हो रहा है डेब्ट लेने से तो डेब्ट मेरे लिए अच्छा है. बट अगर EPS कम हो रहा है डेब्ट लेने से तो मुझे डेब्ट नहीं लेना चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमारा पॉइंट था टैक्सेशन, टैक्स रेट. तो टैक्स रेट क्या, अगर हाई टैक्स रेट है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डेब्ट को प्रेफर करना चाहिए. ठीक है. हाई टैक्स रेट है तो हमें डेब्ट को, मैंने आपको एक पूरा सिचुएशन दिखाई थी, 3 सिचुएशन कि किस तरीके से डेब्ट और टैक्स किस तरीके से हमारे EPS को इंक्रीज करते हैं. तो अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डेब्ट लेना चाहिए. बट अगर टैक्स रेट कम है तो हमें इक्विटी को प्रेफर करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फ्लोटेशन कॉस्ट. तो मैंने आपको बताया था फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है कि कोई भी सिक्योरिटीज, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डिबेंचर हो, अगर मैं उसको लेते वक्त उसको इशू करते वक्त बहुत सारे खर्चे कर रही हूँ. इशू करते वक्त ध्यान रखिए मैं क्या कह रही हूँ, जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं या फिर शेयर्स इशू कर रहे हैं और उसको करते वक्त हमें बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं, अंडरराइटर कमीशन देना पड़ रहा है, हमें प्रीमियरी एक्सपेंसेस बहुत सारे पे करने पड़ रहे हैं. तो ऐसी कंडीशन में फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी और इट इज़ नॉट गुड फॉर कंपनी. तो जिसकी कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, वो ही हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. तो जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी उसी को हमें प्रेफर करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रिस्क कंसिडरेशन. तो किसी भी डिबेंचर को, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे वो इक्विटी हो, दोनों में से जिसको इशू करने में हमारा रिस्क कंसिडरेशन कम होगा. रिस्क कंसिडरेशन का मीन्स यहाँ पर है बेटा देखो, रिस्क कंसिडरेशन इट मीन्स
कि अगर मुझे अपने देखो फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू अ पोजीशन व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस सच एज इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर कंपनी के पास कंडीशन ऐसी है कि वो इन सारी चीजों को इजीली पे नहीं कर सकती है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? इफ द फर्म बिजनेस रिस्क इज लो देन इट कैन रेज मोर कैपिटल। तो अगर वो अपने डिविडेंड पे करने में पॉसिबिलिटी नहीं है, उसकी इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको इक्विटी को प्रेफर करना चाहिए कंपैरेटिवली डेब्ट के। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, जो आज हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेस ऑफ डेब्ट मे रिस्ट्रिक्ट द फर्म्स कैपेसिटी बोरो फर्दर। जो एक्सेस ऑफ डेब्ट है, कई बार हमारा जो ज्यादा डेब्ट लेना है वो फर्म जो है वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर लेती है, यानी मना कर देती है, उस पर बैन लगाती है। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसी भी कंडीशन है कंपनी की उसके अकॉर्डिंग ही हम बोरो भी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमें शेयर्स या को इशू भी करना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए कि नहीं आपको इतना ही बोरो करना है, इसके अलावा आप बोरो नहीं कर सकते। कंट्रोल, द इक्विटी शेयर होल्डर आर कंसिडर एज द ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू बी कि एनी टाइप ऑफ एनी अदर शेयर होल्डर इंक्लूडेड इन देयर प्रॉफिट, तो हमें किसको प्रेफर करना चाहिए? डेब्ट को। अगर मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रॉफिट का कुछ भी हिस्सा मेरे किसी और शेयर होल्डर को मिले, मुझे अपना कुछ शेयर किसी को देना पड़े, तो मेरे लिए डेब्ट यूजफुल है, तब मैं इक्विटी को प्रेफर नहीं करूंगी, मैं किसको प्रेफर करूंगी? डेब्ट को। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग हो गया हमारे पास। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है बेटा? इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर हैव टू बी डन विद इन द सेबी गाइडलाइन फॉर टेकिंग लोन। कंपनी हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। इफ सेबी आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइंस आर इजी देन द कंपनी प्रेफर इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर एडिशनल कैपिटल। देखिए अगर वो सेबी में के अकॉर्डिंगली सेबी ने कुछ ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि हमारे लिए शेयर्स को इशू करना इजी है कंपैरेटिवली मार्केट से, डिबेंचर मार्केट में डिबेंचर इशू करना, तो मैं किसको प्रेफर करूंगी? इक्विटी को। ठीक है, अगर कंपनी के रूल सेबी के रूल बहुत स्ट्रिक्ट है और मैं अपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, तो देन वी प्रेफर द डेब्ट। After that, the stock market condition. There are main two condition of the market. First is the boom condition and the second is the recession period. Nowadays, the condition of recession period is going on. Boom period कब होता है? Boom period में जब प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, सप्लाई बहुत अच्छी हो रही है, कंपनियां प्रॉफिट गेट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट है, फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द कंडीशन ऑफ बूम कंडीशन। बट द रिसेशन कंडीशन, द कंडीशन ऑफ रिसेशन, जब आपके पास नौकरी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा, दिस इज द कंडीशन ऑफ रिसेशन कंडीशन। तो अगर कंडीशन दिस द कंडीशन इफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर स्पेशली which when company is planning to raise additional capital depending on the market condition, the investor may be more careful in their dealing during depression period. ध्यान से सुन लीजिए से, during depression period in the market business is slow and the investor also to hesitate their amount in invest to any securities. तो अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है तो ऐसे पीरियड्स में कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करने को जल्दी से रेडी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे बूम पीरियड में क्या होता है? फ्लोरिशिंग रहती है, इन्वेस्टर्स इजीली अपना पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी रहते हैं। तो ये कंडीशंस भी बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं कि हमें किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। जब हम अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए जो मेरे साथ अदर कंपनीज वर्क कर रही हैं उनका कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का है। सम कंपनी फ्रेम देयर कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स बट प्रॉपर केयर must be taken as a blindly following industrial norms may lead to financial risk. It means
हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो दूसरी कंपनीज फॉलो कर रही हैं हम उन्हीं को फॉलो करें, नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स, वी जस्ट फॉलो द capital structure of other company also and our company also. Okay, so I hope you have clear all these points. These are the decision factors of capital structure. So you learn it. These are the very important point. Today I will send you one numerical question also. It is completely based on the previous question. आपको 3 situations कराई थी मैंने, उन 3 situation के बेस पे एक ये क्वेश्चन होगा, आपको इसे सॉल्व करना है और आपको बताना है which condition is better than loan debt and issue of shares. तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसका आंसर कीजिएगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.